नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर 2022 है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, गांधी जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्पेशल क्लास लाए हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो दोस्तों हमारे आगामी आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्पेशल क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम क्या था? तो इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दोस्तों, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और अगर इनके पिता की बात करें तो दोस्तों इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। और अगर इनकी माता की बात करें दोस्तों तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। दोस्तों, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और दोस्तों, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी था। दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और अगर दोस्तों इनकी बात करें कि इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से कब हुई थी, तो दोस्तों आप जानते हैं कि इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में दोस्तों 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी हुई थी। और दोस्तों, इनके 4 पुत्र थे महात्मा गांधी जी के: हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। इनके 4 पुत्र थे: हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी जो थे दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के मुकदमे में के लिए गए थे। तो दोस्तों, अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के मुकदमे के लिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? 1893 में। तो दोस्तों 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए महात्मा गांधी जी और वहाँ उन्होंने दोस्तों 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की, कब की और कहाँ की। तो महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में की। तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने की। दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि हमारे सभी एग्जाम की दृष्टि से महात्मा गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनसे बनने वाले सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों दूसरी बात, आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम सेंटर भी आ गए हैं, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, क्लास को अंत तक जरूर देखें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इससे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में क्वेश्चन आएगा जरूर। तो ध्यान से अंत तक क्लास को देखते रहिएगा। दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1894 में की। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक इन्हें मिला कब? 1899 में। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक महात्मा गांधी को 1899 में मिला। और दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। उसके बाद दोस्तों डरबन, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है डरबन, जहां फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में की। दोस्तों, डरबन में फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की। और दोस्तों ये डरबन कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया गया और किसने किया। तो दोस्तों सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष सक्रिय रहे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष रही। दोस्तों, 21 वर्ष सक्रियता रहने का रीजन ये था कि 1893 में ये अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के मुकदमे के लिए गए थे अफ्रीका और उसके बाद इन्होंने वापसी की। भारत इनका आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को।
तो दोस्तों 15 और अगर बात करें 93 से तो 21 वर्ष होते हैं सक्रिय वर्ष। उसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी का भारत का आगमन कब हुआ, तो 9 जनवरी 1915 को। ये भी दोस्तों पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी का आगमन कब हुआ, तो 1915 आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर 9 जनवरी की बात करें दोस्तों, महात्मा गांधी के भारत आगमन पर ही इसीलिए 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ऐसे समझ लो कि प्रवासी भारतीय दिवस इसीलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को। उसके बाद दोस्तों आगे वापसी के बाद दोस्तों इन्होंने महात्मा गांधी ने साबरमती में आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती में आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की, 1915 में। और दोस्तों अगर बात करें कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की है या अध्यक्ष चुने गए दोस्तों, कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने महात्मा गांधी ने की। और दोस्तों ये एक बेलगांव अधिवेशन था, और ये दोस्तों बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और दोस्तों ये एकमात्र अधिवेशन है जिसके गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी की आत्मकथा। दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दोस्तों महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और उसके बाद देखते हैं अगला, महात्मा गांधी का सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। दोस्तों सत्य एवं अहिंसा महात्मा गांधी का सिद्धांत था। उसके बाद अगर बात करें इनकी प्रमुख पुस्तकों की दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, गीता माता, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स और सुनो विद्यार्थियों। दोस्तों हिंद स्वराज, गीता माता, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स और सुनो विद्यार्थियों इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। उसके बाद दोस्तों अगर प्रमुख समाचार पत्र की बात करें तो दोस्तों इनका प्रमुख पत्र है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। दोस्तों इंडियन ओपिनियन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसका संपादन किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन। और यंग इंडिया और हरिजन ये भी दोस्तों महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि इनकी उपलब्धियां या जो इनकी उपाधियां हैं और इनको देने वाले कौन थे। तो दोस्तों जैसे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी को दोस्तों बापू जवाहरलाल नेहरू व CF एंड्रूज ने कहा। दोस्तों महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू व CF एंड्रूज ने कहा। और दोस्तों उसके बाद महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। दोस्तों अर्धनग्न फकीर आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। और दोस्तों ये विंस्टन चर्चिल ने इन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा था। और उसके बाद दोस्तों वन मैन बाउंड्री फोर्स, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा और वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1915 में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और अगर उसके बाद बात करें दोस्तों, और इन्होंने ये कैसर ए हिंद की उपाधि दोस्तों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब इन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया था। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया। और दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी का चलाने का रीजन ये था कि रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये सभी घटनाएं इनके मतलब असहयोग आंदोलन चलाने की जिम्मेदार थी। और इन्होंने असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में चलाया था। और इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और दोस्तों ये आंदोलन इन्होंने जब 1920 में चलाया उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई। दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना हुई। और ये घटना दोस्तों गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जिले में हुई थी, जिसमें दोस्तों
असहयोग आंदोलनकारियों ने दोस्तों आक्रमण कर दिया था या आग लगा दी थी, और इसी से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, और उसी से दुखी होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद दोस्तों भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कब किया? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में किया। और दोस्तों ये चंपारण बिहार, दोस्तों चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने सबसे पहला प्रयोग 1917 में किया। दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में। उसके बाद दोस्तों अगला है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की? दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की, किसके लिए की? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की। और ये भूख हड़ताल दोस्तों 1918 के मतलब अहमदाबाद मिल में 1918 में इन्होंने भूख हड़ताल की थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। दोस्तों महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। उसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन के समय दोस्तों महात्मा गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। और चौरी चौरा कांड की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसी आंदोलन के बाद, इसी कांड के बाद दोस्तों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद दोस्तों देखते हैं गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो दोस्तों गांधी जी, ये क्वेश्चन आप अब जानते हैं कि UPSSC लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, दांडी यात्रा, दोस्तों दांडी यात्रा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था दोस्तों, 12 मार्च 1930 को। और लगभग 322 किलोमीटर दूर 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान तक दोस्तों ये यात्रा की गई थी। और इसमें दोस्तों नमक कर तोड़ने के लिए ये यात्रा की गई थी। तो दोस्तों 12 मार्च 1930 ये यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई और 322 किलोमीटर दूर 6 अप्रैल 1930 तक चली। और दोस्तों ये यात्रा अगर टाइम पूछा जाए तो लगभग 24 दिन ये यात्रा चली। और गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ ये यात्रा की थी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो ये गांधी इरविन पैक्ट 4 मार्च 1931 को हुआ। दोस्तों गांधी इरविन पैक्ट में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था गांधी इरविन पैक्ट में। और ये गांधी इरविन पैक्ट दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट दोस्तों 4 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद दोस्तों अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन है? दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्राही कौन है, तो दोस्तों विनोबा भावे हो जाएगा। दोस्तों विनोबा भावे हो जाएगा। अगर प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्राही की बात करें तो प्रथम विनोबा भावे और द्वितीय जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रणेता महात्मा गांधी हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रणेता महात्मा गांधी और व्यक्तिगत सत्याग्राही विनोबा भावे हैं दोस्तों। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया गया था। और अगर बात करें दोस्तों तो 9 अगस्त 1942 को यह भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन जो था वो 24 सितंबर, दोस्तों क्रिप्स मिशन जो था वो 22 मार्च 1942 को भारत आया था। और दोस्तों ये क्रिप्स मिशन
को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 22 मार्च 1942 को भारत आया और इसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें पूना पैक्ट, तो दोस्तों पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। दोस्तों पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ और किसके मध्य हुआ, कहाँ हुआ। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में हुआ। उसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 22 मार्च 1942 को भारत आया। और दोस्तों अगर बात करें कि गांधी जी ने मतलब प्रमुख नारे जो गांधी जी ने दिए, तो दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, हे राम और भारत छोड़ो, ये प्रमुख नारे महात्मा गांधी जी ने दिए थे। उसके बाद दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी स्पेशल क्लास में कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और दोस्तों 78 वर्ष की उम्र में, लगभग 78 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और ये 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।